Good evening, my dear students. Good evening. All right. It's exactly 5 o'clock. We are going to start the class now. So before starting the class, I'm going to, ask you some very simple questions that you need to answer in the chat box. Okay, if that is possible. If that is possible. All right. Okay. So whatever we have done yesterday, have you understood that? Have you understood that? Is there any problem in understanding what I have taught you yesterday? Yesterday, JNV Baruch is here. Yesterday, it was they were not present here. So we have started the chapter evolution. ठीक है, हमने evolution का chapter start किया था और एक class कल खत्म हो गई है. ठीक है, हमने कल के मिलर एक्सपेरिमेंट तक पढ़ा था कल. ठीक है, तो मिलर्स एक्सपेरिमेंट कल हो गया था. वहां तक अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है. नहीं है कुछ भी डाउट किसी को? ऑलराइट. तो फिर मैं ही एक आपको डाउट पूछ लेती हूँ. ओके, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन देन. ठीक है, तो ओपेरिन ने ओके तो ओपेरिन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है ना? तो क्या एक्सपेरिमेंट किए थे ओपेरिन और हाल्डे ने? बेटा, इन्होंने बताया था कि बायोजेनेसिस कैसे होता है, क्या होता है, सब चीजें इन्होंने बताई, है ना? तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको रिवाइज करके चलती हूँ क्योंकि वो एक पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, तो हम लोगों ने ए बायोजेनेसिस पढ़ा है, बायोजेनेसिस पढ़ा है. तो लास्ट में जो ओपेरिन और हाल्डेन आते हैं, इन्होंने बताया था थियरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन. ठीक है, ए बायोजेनेसिस में हमको क्या पता चला था? वहां पे अरिस्टोटल जी ने बताया था कि डेड एंड डीकेड मैटर से ऑर्गेनिज्म अराइज हो रहा है या फिर न्यू लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, वो बताया था. इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बताया था डेड एंड डीकेइंग मैटर से नया लाइफ बनता है. ओके, जिसको प्रूव किया गलत करके लुइस पास्चर ने. ठीक है, अरिस्टोटल जी ने बताया था हाँ भाई, फ्लाइज जो है, मैगट्स जो है, वो डेड जो डेड मीट है, डीकेइंग मीट है, उससे अराइज होते हैं, ये कहा था अरिस्टोटल जी ने. बट इसको रॉन्ग प्रूव किया लुइस पास्चर ने. और उन्होंने क्या बताया बेटा? उन्होंने क्या बताया यहाँ पे? उन्होंने बताया कि यहाँ पे स्टेरिलाइज करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लास्क के अंदर जो कुछ भी सामान डाला था इन्होंने, उसको स्टेरिलाइज किया तो यहाँ पे बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई थी, है ना? जब स्टेरिलाइज नहीं किया तो माइक्रोबियल ग्रोथ दिखा. तो इनका मतलब क्या है? तो डेड एंड डीकेइंग मैटर से तो बिल्कुल नहीं बना, मिट्टी से, ओके, कचरे से ऐसे फ्लाइज नहीं बने, मैगट्स नहीं बने. ये बने हैं कुछ और तरीके से जो हमको अभी पता नहीं है. ठीक है, जो हमको भी पता नहीं है. ऑलराइट, तो ए बायोजेनेसिस क्या कहता है कि डेड एंड डीकेइंग मैटर से बनता है, बट जिसको प्रूव किया रॉन्ग करके लुइस पास्चर जी ने. बट ये जो लुइस पास्चर ने कहा उसको हम कहते हैं बायोजेनेसिस. ठीक है, लुइस पास्चर के साथ रेडी एंड स्पलांजी भी आते हैं. ठीक है, ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रपोज किया था बायोजेनेसिस. इन्होंने क्या बताया बेटा? लाइफ ओरिजिनेट होती है फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. ठीक है, कोई एक जान आती है या एक लाइफ आती है तो उसके पीछे एक और प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होनी चाहिए, तभी वो ओरिजिनेट होती है. ठीक है, इन्होंने ये तो बताया, लेकिन आंसर हमको ये नहीं मिला कि फर्स्ट लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी वो कैसे हुई. ठीक है, तो ए बायोजेनेसिस के थियरी में तो बहुत बड़ा फ्लॉ था. ठीक है, तो डेड एंड डीकेइंग से लाइफ बन रही थी कह रहे थे, जो कि एक्सेप्टेड नहीं हुई. फिर बायोजेनेसिस आई जिसको लुइस पास्चर ने डिसअप्रूव किया ए बायोजेनेसिस को और बायोजेनेसिस थियरी का नाम दिया. इन्होंने क्या बताया? लाइफ से ही लाइफ आएगी, लेकिन फर्स्ट लाइफ कैसे आई इन्होंने भी नहीं बताया. लेकिन आगे जाके अब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे केमिकल एवोल्यूशन में आपको जवाब मिलता है जो फर्स्ट लाइफ बनी थी वो बनी थी कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से, कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से. तो केमिकल एवोल्यूशन इज द लास्ट बट द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी. ये क्या बताती है? जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म बनी थी वो ए बायोजेनेसिस से बनी थी. उसके बाद जितना भी सेल्स बने हैं वो सारे उसी के नेक्स्ट जनरेशंस हैं. ठीक है, तो ए बायोजेनेसिस पहला ऑर्गेनिज्म के लिए था, जो फर्स्ट जो ओरिजिनेट हुआ था अर्थ पे. बट उसके आगे सारे बायोजेनेसिस हैं. ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था नॉन लिविंग और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कैसे बना.
ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था हैरोल्ड एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट। आई होप ये सब चीज आपको क्लियर है ना। बेटा आप सोच रहे होगे कि मैम क्यों इतना फास्ट जा रही है, कल तो ये करवा लिया है ना, कल इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, तो बस एक रिवीजन दे रही हूँ मैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या किया बेटा, इस फ्लास्क में यहाँ पे मैं पेन लेती हूँ। ओके, व्हाट वी डिड, यहाँ पे हमने पानी ले लिया था, है ना, उबलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर। सो दिस बॉइलिंग वाटर क्या होगा, फिर वाटर वेपर्स के थ्रू ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा वैक्यूम पंप। ओके, वैक्यूम पंप किस लिए, क्योंकि जो उस टाइम का प्रिमिटिव अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर है, बार बार लाइटनिंग हो रही थी। ठीक है, तो वैसा टेम्परेचर और वैसा कंडीशन बनाने की कोशिश की है वैक्यूम करके। ठीक है, तो ये जो वाटर वेपर्स हैं वो आगे गए, जाते जाते ये पहुंचे स्पार्क चेम्बर में, जहां पे इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रोड्स हैं, अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, कितने वोल्ट का झटका देंगे, अब ये आपका सवाल है, कितने वोल्ट का झटका देंगे। ठीक है, यहाँ पे झटका मिलेगा, ओके, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के साथ, फिर वो क्या होंगे, यहाँ पे जो वाटर होगा ना वो स्प्लिट होगा, CH4 में, NH 3 में, फिर H2 में। ठीक है, सो मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन में ये स्प्लिट हो जाएगा वाटर। फिर यहाँ पे कंडेंसर रहेगा, जो इतनी हॉट कंडीशन से निकला था गैसेस, वो सारे भी थोड़ा कूल डाउन होते हैं। ठीक है, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे जाके जमा हो जाते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट हमको क्या मिला था, वो मिला था अमाइनो एसिड फॉर्म हुआ था, ये डिस्कवर हुआ। आगे जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो तब जाके हमको सारी चीजें मिले, जैसे फॉर्मेशन ऑफ शुगर मिला, नाइट्रोजन मिला, फिर पिगमेंट्स मिले, तो बहुत सारी चीजें मिल गई। अब मैंने ये कल आपको पढ़ाया था बेटा, मुझे इसका जवाब चाहिए, जो स्पार्क डिस्चार्ज में कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी का झटका दिया था, ताकि हाइड्रोजन स्प्लिट होके मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन बन सके वाटर से, ये था। ये 800 डिग्री सेल्सियस बेटा, हीट हीट किया था बेटा हमने, 800 डिग्री सेल्सियस कृष्णा, वी हैव हीटेड इन दिस मच हॉट टेम्परेचर, बॉईल किया था हमने पानी को, 800 डिग्री सेल्सियस में पानी को बॉईल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जहां में हमने इलेक्ट्रोड्स डाले हैं, वहां पे बेटा हमने 75,000 वोल्ट्स यूज किए थे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया हमने। ठीक है, जैसे लाइटनिंग इफेक्ट बनाने के लिए, आप देखते हो ना आसमान में जैसे चमकता है, गरजता है, तो वैसे चमक क्रिएट की है हमने यहाँ आर्टिफिशियल फ्लास्क के अंदर, जिसमें हमने 75,000 वोल्ट्स का करंट यूज किया था। ठीक है, इसको कंटिन्यूस 18 दिन तक चलाया गया, ताकि आपको यहाँ पे फॉर्म हो सके। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो ये सब चीज सबको क्लियर है ना बेटा, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट क्लियर है सबको? आई होप दिस इज क्लियर, कल मैंने अच्छे से इसको समझा दिया था। चलो, ओके, यहाँ पे देखो वही चीज बताई थी ना मैंने, ओपरिन और हाल्डेन ने क्या बताया था, नॉन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं बायोमोलिक्यूल्स, ये बताया था। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स से कंपाउंड्स बने, कंपाउंड से यहाँ पे मोनोमर्स बने, यहाँ पे मोनोमर्स बने, मोनोमर्स से पॉलीमराइजेशन होके पॉलीमर्स बने। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, इनसे क्या हुआ, फर्स्ट लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई, ये कहा गया था। ठीक है, तो अब किसने क्या बताया था, ओपैरिन ने बताया था कोअसर्वेट्स के बारे में। ओके, ओपैरिन ने क्या किया बेटा, इन्होंने क्या किया, एक बीकर के अंदर समझ लो, कोई एक क्लोज्ड चेम्बर के अंदर इसने पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन को मिलाया, और इसने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसको हम कहते हैं कोअसर्वेट्स। ओपैरिन ने क्या किया, पॉलीसैकेराइड प्रोटीन को मिला के कोअसर्वेट्स बना लिए, जैसा कुछ ऐसा दिखता था वो। ठीक है, इसका जो बाहर का जो लेयर है वो पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन से बना था। अब इसको ओपैरिन ने कहा, हाँ भाई ये जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, ओके, मतलब जो पहला धरती में बना था लिविंग फॉर्म, वो है करके ओपैरिन ने बताया, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो नॉन रिप्रोड्यूसिबल था, वो आगे जाके रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो इसके बाद सिडनी फॉक्स ने आया, उसने भी कुछ काम किया, मतलब ये सारे जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, इसके साथ इन्होंने वर्क किया। सिडनी फॉक्स ने बोला कि हाँ मैं क्या करूंगा, मैं पॉलीसैकेराइड, फिर प्रोटीन, फिर अमाइनो एसिड को मिला के मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जिसका नाम इसने दिया माइक्रोस्फीयर। ओके, माइक्रोस्फीयर बनाया, और इसने ये माइक्रोस्फीयर बनाया।
ओके, ये कहा सिडनी फॉक्स ने, बोला कि हाँ भाई माइक्रोस्फीयर से लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। ओके, बट इसको भी बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और सिडनी फॉक्स ने सिर्फ ये ही नहीं बताया, इसने ये भी बताया कि अमीनो एसिड को जब हम वेरी हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं तो सडनली वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी बताया था। तो ये सारी चीजें ना कुछ अप्रोचेस हैं बट एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन आपके मॉड्यूल्स में कभी कभी पूछा जाता है नीट में, तो इसीलिए मैंने आपको ये इसके बारे में बताया था, कोअसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर। ठीक है, लेकिन आगे जाके बहुत सालों के बाद, ठीक है, फर्दर इसके ऊपर वर्क हुआ तो लोगों ने क्या किया, सिर्फ पॉलीसैकेराइड प्रोटीन और अमीनो एसिड को नहीं लिया, उसके साथ लिपिड को भी ऐड किया, क्योंकि लिपिड को ये लोग छोड़ रहे थे। लेकिन जब पॉलीसैकेराइड प्रोटीन अमीनो एसिड और लिपिड को ऐड किया तो तब बना यहाँ पे बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर। मैंने बताया था ना कल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, आपको याद होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है। ओके, लिपिड बाई लेयर होता है, ओके, मेम्ब्रेन का लिपिड। ऑलराइट, तो वो जो बाई लेयर है यहाँ पे बनी, और ये बनने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना है ये रिप्रोड्यूसिबल था। तो इसी से जो है वो आगे का जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसके आने वाले जनरेशंस बने, वो इसी से बने थे। ठीक है, इसी से बने थे। तो ये सब चीजें बेटा हमने कल कर ली थी, ये हो गया है। इसके ऊपर अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये आज का क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ऑलराइट, ओके, सो हमने क्या था बेटा, कर रहे थे थियरीज ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। थियरीज के बाद हम लोग एविडेंसेस पे भी आएंगे। तो थियरी में आपको तीन थियरी सबसे ज्यादा याद रखनी है। जो पहली थियरी है जिसको लेमार्क ने दी थी, लेमार्क ने दी, फिर डार्विन ने दी, जिसको नेचुरल सिलेक्शन की थियरी कहते हैं, एंड देन म्यूटेशन थियरी गिवन बाय डिवेरिस। दिख नहीं रहा यहाँ पे, ओके, डिवेरिस ने दी म्यूटेशन की थियरी। तो फर्स्ट इसको हमने कल देखा था, बस ऐसे बोलते बोलते आगे निकल जाएंगे। सो लेमार्क गेव द थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। इन्होंने क्या बताया, अगर आपने आपके जन्म में कोई कैरेक्टर को अक्वायर किया तो आगे आपके जो आने वाला वंश है उसमें भी वो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स इनहेरिट हो जाएंगी, जो बिल्कुल गलत है और बकवास है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे समझ लो कोई एक इंसान है, वो कुकिंग बहुत अच्छी करता है, तो वो कुकिंग अच्छी करता है तो वो उसकी स्किल है जो उसने सीखी है अपने लाइफ टाइम में, एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपीरियंस लिया है, प्रैक्टिस किया है, तो उसकी कुकिंग अच्छी हो गई। अब आप उसकी कुकिंग अच्छी है तो ये नहीं कह सकते हो कि हाँ भी माँ ने अच्छा पकाया तो बेटी भी अच्छा पकाएगी। नहीं, वो इनहेरिट नहीं हुए हैं कैरेक्टर्स बेटी में, सिर्फ जेनेटिक कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट नहीं होते। जैसे बालों में कलर करना, माँ ने बाल में कलर किया तो बेटी के बाल कलर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो कि बिल्कुल बकवास थियरी थी। फिर भी लेमार्क ने हमको ये कुछ स्टार्ट तो किया, तो इसीलिए इनका अप्रिसिएशन बनता है। ठीक है, ये एक थियरी थी कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बताया। तो इसके अलावा इन्होंने आगे जाके और क्या बताया कि एवोल्यूशन जो है ना वो यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आगे बनी। Ma'am, are you? Yes, I have shared the screen. Why screen is not visible to you? Give me a second. Is it visible now? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश है, तो इंटरनेट का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कुछ दिनों से अपना वीडियो ऑन नहीं कर रही। ओके, वीडियो भी ऑन नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश लग रही है। पावर बैकअप भी बिल्कुल नहीं है क्या बताऊं मैं। ओके, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो मैंने ऑन नहीं किया बेटा, लेकिन थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको भी वीडियो के मामले में, अदरवाइज तो क्या है, सब कुछ बन ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लेमार्क ने अक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में बताया। दूसरी चीज उन्होंने बताया यूज एंड डिसयूज थियरी। तो इसने क्या बोला, लेमार्क ने क्या बोला, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा यूज हो रही है तो वो क्या होगी, वो एक्सटेंड होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। जैसे जिराफ का नेक है, ठीक है, जिराफ का नेक, ये देखो छोटा चुटका सा जिराफ ऐसा था, फिर ये क्या करा, इसको जमीन में पत्तियां नहीं मिली तो झाड़ के, मतलब लंबे लंबे ट्रीज के पत्तियां खाने के लिए स्टार्ट किया। तो करते करते इसका नेक जो है वो अपने आप से लंबा हो गया ऐसे करके, क्योंकि लार्ज हाइट तक इसको रीच करना है ना पत्तियों को खाने के लिए। तो लार्ज हाइट तक इसने
पत्तियों को खाने के लिए इसका नेक जो है वो ज्यादा लंबा हो गया। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा यूज हुआ है कोई ऑर्गन, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया या एलोंगेट हो गया, और ये जो है ये आगे आने वाले सक्सीडिंग जनरेशंस में भी इनहेरिट हुआ, ये कहता है यूज ऑफ ऑर्गन थियरी। ओके, एवोल्यूशन का जो लेमार्क ने दिया है, जो कि बिल्कुल बकवास है अगेन, ठीक है, ये ऐसा नहीं हुआ था। ऑलराइट, देन एवोल्यूशन ऑफ डिसयूज थियरी, और ये क्या बता रहे थे, जो डिसयूज नहीं हुआ उसको क्या हो गया, एनवायरमेंट में निकाल दिया, जैसे डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक, ठीक है, पहले के लिम्स हुआ करते थे स्नेक में, अभी वो निकल गए, तो ये बताया था लेमार्किज्म ने। तो यहाँ पे लिखा है, देखो बेटा, दिस थियरी वाज एलिमिनेटेड आउट बिकॉज इट इज प्रूव्ड दैट द कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू जीन्स। ओके, थ्रू जीन्स इनहेरिट होती हैं कैरेक्टर्स। आपने भी, आपको भी पता है, आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ा, आपको पता है बेटा, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ जीन्स, है ना। तो ये हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था इसका, दैट इज पिन्ना, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारा, जो कान है पिन्ना, ये पिन्ने का कुछ काम तो है नहीं, ओके, डजंट परफॉर्म इन ए पर्टिकुलर फंक्शन, बट स्टिल ये हमारे बॉडी में है। अब अगर अगर ये बताओ आप, लेमार का थियरी सही होता डिसयूज थियरी में, तो हमें अभी तक ये कान नहीं होना चाहिए था, जो हमारा ईयर है, पिन्ना ईयर है, वो निकल गया होता, वो एलिमिनेट हुआ होता, क्योंकि उसका पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, बट स्टिल है ना हमारे पास। इसके अलावा कॉर्डल वर्टिब्रेट, यानी तो आप जब देखते हो ना स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके स्पाइनल कॉर्ड में जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं टेल बोन, उसका भी कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, उसका भी कोई फंक्शन नहीं है, तो वो भी हमारे बॉडी में अभी तक है, ठीक है। तो ऐसे करके ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, लेमार्क का थियरी, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो हम अभी आते हैं डार्विनिज्म में, दैट इज इन्होंने बताया थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। सो चार्ल्स डार्विन प्रपोज दिस थियरी। इन्होंने किया क्या बेटा, he did so many observations during his sea voyage, मतलब ये क्या किए ना इन्होंने, इनको बोर हो रहा था तो सोचा कि आओ भाई हम लोग एक क्रूज में जाएंगे, शिप में जाएंगे, थोड़ा बहुत घूम के आते हैं, ठीक है। इन्होंने कौन सी शिप में गई, इन्होंने कौन सी शिप में वॉयेज किया या फिर ट्रैवल किया, दैट इज HMS बीगल, इसका नाम है, शिप का नाम है HMS बीगल, ओके, हर मैजेस्टी शिप इसका नाम होता है HMS बीगल। तो इसमें इन्होंने ट्रैवल किया, बहुत सारे एरियाज में गए, ये मैं आगे आके आपको बताऊंगी एविडेंसेस में, इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा बताना है, वहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगी मैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कैसे इन्होंने बीक का ऑब्जर्वेशन किया। देखो बेटा, बायोलॉजिस्ट का काम होता है ना, जो सब लोग देखते हैं ना, देखते तो सब लोग हैं, लेकिन ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है ना। तो कोई बायोलॉजिस्ट ऐसा होना चाहिए जो जिसको सबको नहीं दिख रहा वो उसको दिख रहा है, ठीक है, उसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, बहुत टाइम तक आइलैंड पर रहा, देखा, चीजों को समझा, तो वो आगे मैं बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, आई रियली लव दिस, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव टाइम कि मैं आपको सब कुछ बताऊं। देखते हैं आगे जाके, ठीक है। तो उसी तरीके का ऑब्जर्वेशन जैसे चार्ल्स डार्विन ने किया था, अल्फ्रेड वालेस ने भी किया। वो कौन थे, वो भी एक नेचुरलिस्टिक थे, जिन्होंने काम कहाँ पे किया, मलया आर्चिपेलागो में, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्लेस है, ओके। जैसे इन्होंने कहाँ पे किया, तो इन्होंने बीगल में बैठा, शिप में बहुत सारे एरियाज पे गए, मैं उसका नाम और कहाँ कहाँ पे गए, इन्होंने क्या क्या किया, कौन से आइलैंड पे गए, वो गैलापागोस में जाके क्या किया, सब लोग हम पढ़ेंगे बेटा बाद में, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन जस्ट आपको यहाँ पे कंक्लूजन एक या फिर एक ओवरव्यू दे रही हूँ मैं बस, ठीक है। तो सिमिलरली अल्फ्रेड ने भी उसी तरीके के ऑब्जर्वेशंस देखे, क्या ऑब्जर्वेशंस देखे बेटा, नेचुरल सिलेक्शन के, और दोनों ही सेम कंक्लूजन पे आए, ठीक है। इनके साथ वर्क ऑफ थॉमस ऑन पॉपुलेशन आल्सो इन्फ्लुएंस्ड ऑन डार्विन्स थियरी, ठीक है। अब चलो आते हैं कि डार्विन ने बताया क्या। इन्होंने दो की कॉन्सेप्ट्स बताए, पहला है ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है। तो व्हाट डज इट सेज, इट सेज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स ऑफ प्रीवियस लाइफ फॉर्म्स, मतलब कोई तो एक एंसेस्टर होगा, कोई कॉमन एंसेस्टर होगा जिससे डिसेंड करते करते हमारा जो आज का आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हो ना, वो चेंजेस करते हुए आया है, ओके। ये जो ब्रांचिंग हो रही है ना, ये कोई कॉमन एंसेस्टर से हुई होगी, alright, so this is branching descent.
और ये सही भी है एक्चुअली, दिस इज करेक्ट। हम लोग अभी भी इसका देखते हैं, अभी भी इसका हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो जब भी आप पैलेंटियोलॉजी देखते हो या फिर आगे जाके फॉसिल्स के बारे में जानते हो, तो इसके बारे में आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एंसेस्टर्स कौन थे, कैसे थे, क्या सिमिलैरिटीज हैं। जैसे होमोलॉगस और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जब हम देखेंगे तो तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये बताया डार्विन ने। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन विच इज बेस्ड ऑन मेनी फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इन्होंने पहला क्या बताया कि कुछ हमारे बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस होती हैं। ओके, सबसे पहली चीज, हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ ना कुछ माइनर वेरिएशंस होती हैं जो हेरिटेबल हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक पेरेंट है, ओके, फादर एंड मदर हैं, उनके पास फादर के पास ब्लू आईज हैं, समझ लो। ठीक है, फादर के पास ब्लू आई है, मदर के पास ग्रीन आईज हैं। ओके, दोनों के पास ही कुछ डिफरेंट है, लेकिन सन के पास इन दोनों का नहीं आया, कुछ डिफरेंट ही आ गया। समझ लो इसका आ गया ब्लैक। ओके, तो ये है वेरिएशन, हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस भी होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चीज होती है। दूसरा होता है बेटा ओवर प्रोडक्शन। तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ओवर प्रोडक्शन होता है, फिर लिमिटेड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, स्ट्रगल होता है जिंदा रहने के लिए, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ पे देखो। ओके, तो मैंने बताया ना, जो हेरिटेबल माइनर वेरिएशंस होंगे वो आइदर बेनिफिशियल भी हो सकते हैं या हार्मफुल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कैसे हैबिटेट में है, वो उसका कैसा लाइफस्टाइल है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो बेनिफिशियल होगा या हार्मफुल होगा। तो यहाँ पे देखो, जो थियरी है उसने फर्स्ट क्या बताई, ओवर प्रोडक्शन। पॉपुलेशन साइज ग्रो एक्सपोनेंशियली ड्यू टू मैक्सिमम रिप्रोडक्शन। ओके, तो आपने देखा होगा बेटा, हम ह्यूमंस में तो देखो क्या होता है, स्पेशली फीमेल्स में एक ही एग होता है। ऑल द स्पर्म्स आर इन सो मेनी मिलियन नंबर में स्पर्म्स होंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ह्यूमंस को पता है कि अल्टीमेटली एक ही बच्चा होने वाला है, तो ये एक ही एग बनाती है हर महीना। ओके, हम लोगों ने इसका देखा है बेटा रिप्रोडक्शन में। सो दिस इज वेरी मच डिफरेंट, क्योंकि हम लोग हाईली एवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है। जो ह्यूमन बींग्स का जो स्पीशीज है वो बहुत हाईली एवॉल्व्ड है। अब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ जाओ या फिर प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स में आ जाओ, तो तब क्या होता है बेटा, इनका जो रिप्रोडक्शन है वहां पे बहुत ज्यादा गैमेट के लॉसेस होती है, पानी की जरूरत होती है या तो हवा की जरूरत होती है। अब पानी में क्या होगा, स्पर्म्स जाके एक के साथ कभी मिल पाते हैं, कभी नहीं मिल पाते हैं। तो इसके चलते क्या होता है ना बेटा, ये क्या करेगा कि हाँ मेरे पता नहीं कितने बच्चे बनेंगे, तो उस चक्कर में ये बहुत ज्यादा पॉपुलेट कर देता है, ओवर प्रोडक्शन कर देता है। अब इस ओवर प्रोडक्शन के चलते एक ऑर्गेनिज्म के समझ लो लिमिट है कुछ 40 नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे। अब इसने बनाए कुछ 120, तो बाकी के कितने बच्चे वो सारे मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या करेगा, इतना ओवर प्रोडक्शन है। तो इन सारों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे होगा, शेल्टर का बंदोबस्त कैसे होगा, जगह कहाँ से मिलेगी भाई रिप्रोड्यूस करने को, रहने को, जीने को, आगे लाइफ करने को। ठीक है, तो ये पहला चीज है कि नेचुरली क्या होगा, जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो बहुत सारे एलिमिनेट होंगे जो फिट हैं रिप्रोडक्शन करने के, काबिल हैं, रिप्रोडक्टिवली फिट है, तो सिर्फ वही रह जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आर नॉट इंक्रीज्ड इन अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन साइज। मैंने बोला ना, अब इन्होंने 40 की जगह अगर 120 बना लिया तो इनके लिए फिर फूड की भी तो स्केर्सिटी हो जाएगी, डेफिसिट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। ठीक है, तो 40 के बजाय 120 किया तो बाकी के जितने भी बचे वो सारे मर ही जाएंगे। देन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अगेन कंपटीशन है इन लोगों में ही, कि कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिजम्स फॉर रिसोर्सेज, सो द पॉपुलेशन साइज इज लिमिटेड। ओके, अगर लिमिटेड होगा तो देखो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो लड़ेंगे, लड़ेंगे मरेंगे, लड़ेंगे मरेंगे, यही काम है बेटा इनका। सच बताऊं तो हम ह्यूमंस भी इनसे बहुत अलग नहीं है। इन जानवरों का क्या है बेटा, खाने के लिए लड़ते हैं, जगह के लिए लड़ते हैं। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ नाम देते हैं कि हाँ भाई हमारा ऐसा वर्क है, हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ना लोगों को दिखाना होता है कि ये कैसे घर में है, इनका सोशल स्टेटस क्या है, ये किस तरह का रहन सहन करते हैं और क्या खाते हैं। ठीक है, तो सच में जो सोशल स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो ह्यूमन नेचर है ना, ये जानवर से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। बस फर्क इतना है कि इनके अंदर इतनी ज्यादा सोचने की कैपेसिटी नहीं होती जो ह्यूमंस में है। ठीक है, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वहां भी है और यहाँ भी है। कमिंग टू सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, स्ट्रगल होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये सब कुछ होगा, लेकिन अब अल्टीमेटली नेचर किसको
सेलेक्ट करेगी, उसको सिलेक्ट करेगी जो फिट है आगे जाने के लिए और आगे करने के लिए। अब समझो कुछ चार बच्चे हैं एक फैमिली में, ओके, एक फैमिली में चार बच्चे हैं जिसमें दो जो है ना बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, दो जो है मतलब क्या कहते हैं बहुत इमोशनल है, जैसे बहुत शाई नेचर के हैं, कुछ आगे बढ़ के नहीं करते, कॉन्फिडेंस कम है। तो अब आप देखो इन चार बच्चों में ये जो दो बच्चे हैं ना पहले वाले कॉन्फिडेंस वाले, ये आगे चल के बहुत कुछ हासिल करेंगे। जो ये है बेचारे क्या करेंगे, ये आगे जाके कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा और ये निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब सरवाइव किसने करे आगे जाके, तो पहले जो के दो बच्चे थे उन्होंने सरवाइव किया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इन अ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स विल बेनिफिशियल variations can utilize resources better, hence they survive and reproduce. It is called survival of fittest. It leads to the change in population characters and forms new to appear. Okay, तो ये चीज हो गई। चलो, तो अब डार्विन ने इतना सब कुछ तो बता दिया, लेकिन इन्होंने इग्नोर कहाँ पे किया, इन्होंने एक ड्रॉबैक है इसका। तो ड्रॉबैक क्या है, ही इग्नोर्ड द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन। इन्होंने नहीं बताया कि वेरिएशन कहाँ से आई और जो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन है दैट इज स्पीसिएशन, जो ओरिजिनेट हुआ है नया स्पीशीज वो कैसे हुआ, उस पार्ट का इन्होंने छोड़ दिया, डिस्कशन नहीं किया। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, म्यूटेशन थियरी ऑफ एवोल्यूशन। ओके, एवोल्यूशन की म्यूटेशन थियरी की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, ह्यूगो डे वेरिस प्रपोज्ड द म्यूटेशन थियरी ऑफ एवोल्यूशन। ही कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन इवनिंग प्रिमरोज, जिसका नाम है इनोथेरा लेमार्कियाना। ओके, इनोथेरा लेमार्कियाना के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया एंड बिलीव दैट एवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू म्यूटेशन। ओके, म्यूटेशन के थ्रू एवोल्यूशन होता है बट नॉट बाय माइनर वेरिएशंस। ठीक है, माइनर वेरिएशन से नहीं होता लेकिन म्यूटेशन होता है। ठीक है, अब आपको पता है बेटा म्यूटेशन का मतलब है क्या, है ना। म्यूटेशन का क्या मतलब है, म्यूटेशन का मतलब है कि सडन चेंजेस या फिर रैंडम चेंजेस जो कोई डायरेक्शन नहीं है उनका, ऐसे को हम कहते हैं म्यूटेशनल वेरिएशन। ठीक है, तो ह्यूगो डिवेरिस ने क्या दिया, म्यूटेशनल वेरिएशन दिया जो कि सडन है, अब्रप्ट है, रैंडम है। ठीक है, उससे क्या होता है, ओके, तो लार्ज म्यूटेशन होता है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, ये भी एक थियरी है लेकिन बहुत हद तक ये गलत है। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो बेटा जो एवोल्यूशन है वो बहुत स्लो है, वो डायरेक्शनल है। ठीक है, ऐसे अब्रप्ट चेंजेस नहीं होते नेचर में, है ना, कई कबार होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन ऐसे मतलब एवोल्यूशन ही म्यूटेशन से हो ये बिल्कुल गलत है, ये कहना गलत होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं डार्विनियन वेरिएशन इज माइनर, स्लो एंड डायरेक्शनल। इट रिजल्ट्स इन ग्रेजुअल एवोल्यूशन। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन ग्रेजुअल एवोल्यूशन। म्यूटेशनल वेरिएशन इज सडन, random and directionless. Okay, mutational variation is sudden, random and directionless. Here speciation is by saltation. Okay, the mutation is the origin of variation for evolution. Okay, तो mutation क्या है, is the origin of वेरिएशन फॉर एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन करने के लिए कुछ वेरिएशन चाहिए तो वो म्यूटेशन करता है, बट म्यूटेशन मात्र से ही एवोल्यूशन होगा ये कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द थियरीज ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। नाउ कमिंग टू द एविडेंसेस। ओके, एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। तो अब यहाँ पे देखो बेटा एविडेंसेस हैं क्या, ओके, एविडेंसेस है क्या, तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो पहला है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, ये सारे हैं। ओके, सो वन बाय वन इसको देखते हैं। तो फर्स्ट विल कम टू द पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। यहाँ पे होता क्या है, पैलियोंटोलॉजी आपको पता है ना बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब फॉसिल्स नहीं होते ना तो हम लोगों को बहुत मुश्किल होता है एवोल्यूशन जानना। फॉसिल्स आर दैट वन सच की इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर स्टडी कि हमको हाँ भाई फॉसिल्स के बारे में पता चला। मैंने बताया था ना कल कैटास्ट्रोफिज्म की थियरी, ओके, जिसे दिया था कुवेर ने। उन्होंने क्या बताया कि हाँ भाई एक मीटियोर आया हमारी धरती पे गिरा क्योंकि डायनासोर बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहे थे तो उनको एक्सटिंक्ट कर दिया, एकदम कैटास्ट्रोफी मतलब एक पूरा बर्बाद ही कर दिया, उनका जो एग्जिस्टेंस है उनको निकाल दिया। तो ये हमको पता कैसे चला, फॉसिल्स के वजह से। क्यों, क्योंकि जो उनके बोन स्ट्रक्चर्स थे वो मिट्टी में दब गए और वो जो दबे हुए रेमनेंट्स हैं जो सेडिमेंट हुए थे वो हमको मिले थे।
ठीक है, उनकी वजह से हम लोगों को आज भी पता चल रहा है कि हाँ भाई देवर एग्जिस्टेंट, एक जमाने में हुआ करते थे। ठीक है, सो फॉसिल्स आर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ऑफ एवोल्यूशन, मतलब एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो एग्जैक्टली एविडेंस के रूप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देख लो, टू स्टडी फाइलोजेनी, ओके, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, दैट इज रेस हिस्ट्री, यहाँ पे हॉर्स एवोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को पता है फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी वो है जिसमें आपने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जान रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अभी ऐसे हो तो आपका एंसेस्टर कैसा होगा, अगर आपके और एंसेस्टर्स में कुछ है या नहीं, सिमिलैरिटीज, कुछ डिफरेंसेस हैं तो क्या है, ये सारी चीजें बेटा फाइलोजेनी में आते हैं। ठीक है, हमने ये कहाँ पे पढ़ा था? 11th क्लास के चैप्टर्स में बेटा हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ पढ़ा था, और प्लांट किंगडम में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था, है ना? आई होप यू रिमेम्बर। पता नहीं भूल गए होगे, है ना? भूल गए या याद है? ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये जो मॉडर्न हॉर्स है ये कुछ ऐसा दिखता है ना? तो आप लोगों ने इसको देखा होगा, हम सब लोगों ने देखा है, ये जो है ये नया नया नवेला ताजा हॉर्स है। लेकिन आप अगर बहुत मिलियन साल पीछे जाओगे, लाइक 60 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये कुछ ऐसे दिखता था। ठीक है, इसका जो एंसेस्टर है मॉडर्न हॉर्स का ये है, देखो कैसा, जैसा मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि छोटा कोई बिल्ली है या कुत्ता है। ठीक है, फिर ये होगा मीसोहिपस में कन्वर्ट हुआ, ये फिर मेरिचिपस हुआ, फिर ये प्लियोहिपस हुआ, ये होते होते कई सारे मिलियंस के बाद हमको ये दिख रहा है इतना खूबसूरत मॉडर्न हॉर्स। इसको अंडरस्टैंड करना, पढ़ना, जानना, ये तो फाइलोजेनी है, यही तो फाइलोजेनी है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। नाउ टू स्टडी द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बेस्ट एग्जांपल है बेटा ऑर्कियोप्टेरिक्स। ऑर्कियोप्टेरिक्स को हम कहते हैं इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ओके, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स इसके पास रेप्टाइल के हैं और कुछ कैरेक्टर्स इसके पास जो है बर्ड्स के हैं। जैसे एव्स के भी कुछ कैरेक्टर्स आ गए, रेप्टाइल से कुछ कैरेक्टर्स आ गए, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। ठीक है, बाय लुकिंग एट द फाइलोजेनी, फाइलोजेनी को देखते हुए हम कह रहे हैं। ओके, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऑर्कियोप्टेरिक्स से एक पार्ट में ऐसे रेप्टाइल्स बने और दूसरे पार्ट से एव्स बने। ओके बेटा, एवोल्यूशन तो है ऐसा, क्या करें अब। नाउ टू स्टडी द एक्सटिंक्ट एनिमल्स लाइक डायनासोर्स, फाइलोजेनी और किसके लिए जरूरी है बेटा? टू स्टडी द एक्सटिंक्ट एनिमल्स। देखो अभी डायनासोर्स के सिर्फ हड्डियां देखने को मिल सकते हैं, क्यों? सारे के सारे मर गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। दूसरी, और क्यों जरूरी है बेटा पैलियोंटोलॉजी पढ़ना या फिर फाइलोजेनी पढ़ना? to study about geological period by analyzing fossils। ये क्या हो रहा है? देखो अब तक तो हमने फॉसिल को जान के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को निकाला, लेकिन अब यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है। फॉसिल्स को स्टडी करके हम लोग जियोलॉजी कैसी थी उस टाइम पे, मतलब कितनी बारिश हुआ करती थी, फर्टिलिटी कैसी थी सॉइल में, ठीक है, क्या टाइप का टेम्परेचर हुआ करता था, कितनी बारिश होती थी, कितनी प्रेसिपिटेशन होती थी, स्नो होती थी या नहीं होती थी, तो जियोलॉजिकल पीरियड होता है ना। ओके, तो उसके हिसाब से भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द फॉसिल्स। ओके, तो कैसे होगा भाई? लुकिंग एट द सेडिमेंटरी रॉक लेयर्स। अब ये है बेटा सेडिमेंटरी रॉक लेयर्स। ठीक है, अब आप ये बहुत ऊपर वाला देखोगे तो ये देखो, ये ह्यूमन वाला है, यहाँ पे एक बंदा फार्मिंग कर रहा है, यहाँ पे उसका कुत्ता है, पेट है, यहाँ पे ह्यूमन है, ट्रक है, सब चीजें हैं। एकदम रीसेंट ईयर है, ये रीसेंट है। अब आप इसके पीछे 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 जाते जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो अर्थ फॉर्म्स लाइक 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, यहाँ पे आप देखते जाओ, ये क्या बना है बेटा? एक सेडिमेंटरी रॉक लेयर बना है। तो अब आप कह सकते हो जो बहुत पुराना जो है, ओके फॉसिल, ओके फॉसिल कितना पुराना होगा ना, वो उतना अंदर दबा हुआ होगा। ओके, जैसे यहाँ पे समझ लो ये फॉसिल नंबर 1 ये बहुत पुराना है, तो सबसे पहले बना है। अब रिसेंट ईयर का फॉसिल कहाँ पे मिलेगा आपको? ऊपर मिलेगा। ओके, समझ लो यहाँ ए है, तो ए फॉसिल जो है वो रिसेंट ईयर्स के फॉसिल्स बने हैं जो बहुत नीचे है। आप फॉसिल को खोदते जाओ फॉसिल निकालते जाओ, फिर आगे जाते जाओ, तो जितना डीप जाओगे उतना आपको ओल्डेस्ट फॉसिल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपकी सेडिमेंटरी रॉक लेयर्स। ठीक है, नाउ टू स्टडी द शोर्ड, टू स्टडी शोर्ड द लाइफ फॉर्म्स वेरिड फ्रॉम टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल। ओके, देखो बेटा इसका मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, तो हम लोगों ने सेडिमेंटरी रॉक लेयर्स को देख के जियोलॉजी भी बताई और फिर फॉसिल्स का भी स्टडी किया। तो इससे हमको पता क्या चला
कि किस टाइम पे या फिर किस एरा में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे और उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था और उनके पास कितने फीचर्स थे और उन फीचर से आपका जो रिसेंट ईयर है ना वो कितना मॉडिफाई हुआ है, ठीक है, और वो कितने टाइम स्पैन तक जिए थे, कब मरे थे, उनके बॉडी में कितना ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल है, सब कुछ बेटा, सब कुछ। लिटरली आप फॉसिल से ना हर कुछ चीज जान सकते हो, ठीक है। हमको क्या थोड़ी ना पता था कि डायनासोर ऐसे दिखता है, हमने बेटा फॉसिल ही मिला था, हमको ये बोन स्ट्रक्चर मिला था, हमने इसके ऊपर एडिटिंग की। आपको पता है ना, सब लोग एनिमेशन में एक्सपर्ट हैं आजकल, तो इन्होंने एडिट की, ऐसा आईज बनाया, ऐसे टीथ बनाए, सब चीजें ना ये बनी है। अभी हम लोग इसको एडिट करके ऐसे फोटो और पिक्चराइज कर रहे हैं, वरना असली डायनासोर किसी ने देखा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। ऑलराइट, ये क्यों आ गया, चलो। now coming to the next evidence, that is morphological and anatomical evidences, ठीक है। यहाँ पे देख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ना, यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म नहीं है, बट यू हैव टू रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स। इस पार्ट से एग्जाम्पल्स पूछा जाता है, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू, एवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन से। दूसरा, मिलर, यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा, एविडेंसेस में क्वेश्चन आएगा, ओके, आइदर एडेप्टिव कन्वर्ज और जो डाइवर्ज एवोल्यूशन है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, ओके। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। नाउ, तो comparative anatomy and morphology shows that different forms of animals have common structural features. बेटा अब यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हो जिनमें एनाटॉमिकल कंपैरिजन आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब हमारी हड्डी ऐसी है, हमारा फेमूर ऐसा है, हमारा कुछ हड्डी ऐसी है, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म की कैसी होगी और दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसी हो सकती है, तो इसको हम कंपेयर करके एनाटॉमी जान रहे हैं और मॉर्फोलॉजी जान रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको बेटर से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको दो प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे। एक होगा होमोलॉगस ऑर्गन्स, जिसको हम कहते हैं होमोलॉजी। दूसरा टाइप है बेटा एनालॉगस ऑर्गन्स, जिसको हम कहते हैं एनोलॉजी, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज होमोलॉगस ऑर्गन। अब मुझे पूछोगे मैम सच में अभी क्यूरियोसिटी की लेवल क्रॉस हो रही है, अब बताइए क्या होमोलॉगस ऑर्गन है। तो बेटा, द ऑर्गन्स हैविंग फंडामेंटल सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। देखो सच बताऊं ना मैं, फंक्शन बिल्कुल दूसरा है, अलग अलग फंक्शन है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सेम है और जो ओरिजिन है वो भी सेम है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, ये मैन का एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे कोई मंकी है, यहाँ पे कोई फिश है, ठीक है। मैं बस एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, इनका सारों का ये हाथ है, जैसे इसका फिन हो गया, ये हाथ हो गया, ये मैन का हाथ हो गया। फंक्शन क्या है, लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन या फिर कुछ और। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, बट जो स्ट्रक्चर है, ओरिजिन जो है वो सेम है, ठीक है। प्लीज रिमेम्बर, होमोलॉजी में आप कॉमन एंसेस्ट्री देखते हो, मतलब ये जो मैंने लिखे हैं ना एग्जाम्पल्स, इनका तीनों का जो एंसेस्टर है वो सेम है, तो यहाँ पे कॉमन एंसेस्ट्री देखने को मिलती है होमोलॉजी में, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देख लो, अभी एग्जाम्पल देख लो। ह्यूमन हैंड, वेल्स फ्लिपर्स, बैट्स विंग एंड चीता का पैर, ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये होमोलॉगस ऑर्गन है। यहाँ पे देख लो, इंसान का जो हाथ है ये चलने में काम आता है क्या, कोई बंदा हाथ से चलता है क्या, हैव यू सॉ एनी पर्सन हु वॉक्स नॉट जस्ट बाय देयर लेग्स बट आल्सो हैंड। नो बेटा, हम ह्यूमंस आर बाइपेडल हैं, हम लोग बाइपेडल हैं, तो हम सिर्फ अपने पैर से चलते हैं, है ना। बट चीता का हाथ देखो, ये जो हाथ है ये इससे भी चलता है। हमारे पास हाथ सिर्फ खाने के लिए, लिखने के लिए और धोने के लिए काम आता है, बस, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, स्ट्रक्चर सेम है, ओरिजिन सेम है, बट फंक्शन बिल्कुल अलग। याद रखो, फंक्शन अलग। अब आओ, अब देखते हैं वेल्स में। वेल का जो फ्लिपर है वो क्या करेगा बेटा, पानी में तैरने के लिए हेल्प करता है, ओके। ऐसे ऐसे करके ये फ्लैप करता है, फ्लिप करता है, ताकि ये पानी में मूव कर सके, ठीक है, ये इसका काम है, ओके। ये थोड़ी ना फ्लिपर से कुछ खाता है या फ्लिपर से कुछ करता है, ठीक है, बस ये मूवमेंट के लिए इसका एक स्ट्रक्चर है ना। कमिंग टू बैट अगेन, ओके, बैट का विंग देखो, ओके। सो ये क्या करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट के लिए, बस, ओके। खाने के लिए हेल्प करता है क्या ये,
नहीं, जैसे हम लोग हाथ, ह्यूमंस हाथ से खाते हैं, जैसे बैट अपने विंग से नहीं खाता। इसी तरीके से बेटा प्लीज रिमेंबर, मैं इसको स्ट्रेस करके कह रही हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। होमोलॉगस स्ट्रक्चर में फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, ठीक है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल एंड मेटाकार्पल फैलेंजेस। अब आप मुझे पूछोगे मैम ये है क्या चीज, ये चीज जानने के लिए आप अपनी 11th की टेक्स्ट बुक निकाल के देखिए, वहां पे जो चैप्टर है ना, ओके, तो वहां पे जो लोकोमोशन का चैप्टर है वहां पे आप जाके देखो बेटा। ओके, जो आपका बोन्स है वहां पे आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शनली डिफरेंट है बट स्ट्रक्चरली सेम है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, होमोलॉजी इज आल्सो सीन इन हार्ट। देखो अब ये फिश का हार्ट है, ये एम्फीबियन का है, ये रेप्टाइल का है, बर्ड का है और मैमल का है। ओके, पहले क्या था, फिश में एक चेम्बर का हार्ट था, एम्फीबियन में ऐसा बना, फिर यहाँ पे बनते बनते मॉडिफाई हुआ, एवोल्यूट होते गया और कुछ और बना। अब हमारे मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट है ना, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। लेकिन ये कैसे हुआ, ये कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहा है। ओके, कॉमन एंसेस्ट्री यहाँ पे शो हो रही है। देन कमिंग टू ब्रेन ऑल्सो, ओके, ब्रेन में भी देखो स्ट्रक्चरली और फिर ओरिजिन। ऑलराइट, चलो। तो अब हम लोग देखते हैं प्लांट्स में, अब एनिमल्स में तो देख लिया, अब तो प्लांट्स में देखते हैं। होमोलॉजी इज आल्सो सीन इन प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है बेटा, फंक्शन जो है वो, ओके, तो यहाँ पे थॉर्न्स, ओके, थॉर्न्स किसमें देखने को मिल रहे हैं आपको, आपको बोगोने विले में देखने मिल रहे हैं। ये बेटा सबको पता होगा, ये बहुत ज्यादा कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट है, ओके, कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट है ये, ठीक है। तो बोगोने विले एंड देन टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। कुकुरबिटा क्या है, ककड़ी, ओके, जो कुकुरबिटा की फैमिली है, जहाँ पे आपको कद्दू मिलता है, कद्दू, ठीक है। तो कद्दू, फिर ककड़ी, ये सारी चीजें, मतलब के क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कुकुम्बर को हिंदी में कुछ और कहते हैं उसको, मैं भूल गई। तो वो सारी चीजें ऐसे ही क्लाइंबर्स में आते हैं, जिसमें आपको टेंडल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको होमोलॉजी देखने मिलती है। ऑलराइट, देन, तो हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है, ओरिजिन ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज ड्यू टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी बेटा, मुझे पता है शायद ये क्लास थोड़ा बहुत एवोल्यूशन है ही चैप्टर ऐसा, बस स्टोरी टाइप आप जानते जाओ जानते जाओ, ठीक है, बट कोई बात नहीं। हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास में इसको और थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं, जैसे हम लोग वहां पे एवोल्यूशन के जो टाइप्स हैं ना, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड एडेप्टिव, उसको हम लोग कुछ मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू जानेंगे। और वो क्लास सुनने के बाद आपको मैं सच बताती हूँ, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। बस अब के लिए क्या याद रखना है आपको, होमोलॉगस ऑर्गन्स जो ओरिजिन है ना, ये किन से बने हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से बने हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से बने, ये चीज आपको याद रखना। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है क्या चीज बेटा, आप देखो, मैं यहाँ पे पढ़ो मत, कुछ भी पढ़ो मत, मेरी बात सुनो। अब देखो बेटा, एक स्पीशीज है, समझ लो यहाँ पे एक ए नाम का कोई स्पीशीज है, ठीक है। अब सिर्फ ये नहीं है, इसके सारे बहुत सारे दूसरे अदर स्पीशीज भी हैं, ठीक है, बहुत सारे अदर स्पीशीज भी हैं, ओके। जैसे ए है, बी है एंड देन सी है, ऑलराइट, देयर इज ए, बी एंड सी। अब क्या होगा, कुछ जो ए का जो ऑर्गेनिज्म है, बी का जो ऑर्गेनिज्म है, या सी का जो है, ये है एक एरिया में इन्होंने लोकेट किया है, दे आर प्रेजेंट इन वन एरिया, ठीक है। बट क्या होगा, जो बी एंड सी है, ये कुछ चेंजेस दिखाएंगे, इवन दो दे आर प्रेजेंट इन ओनली वन एरिया, एक ही एरिया में है, तो कुछ चेंजेस ये दिखाएंगे, ऑल्दो दे आर क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन फिर भी ये चेंजेस दिखाएंगे, मतलब इनके बॉडी में चेंजेस होगा बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब के बी कुछ और चेंज करेगा, सी कुछ और चेंज करेगा। समझ में आ रही है ये बात, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ बेटा। एक फैमिली है, फैमिली में जैसे समझ लो एक फादर है, दो बेटे हैं, जैसे ओके, 2 सन्स आर देयर। तो उसमें क्या हो गया, एक बी वाला सन का एडेप्टेशन ही दूसरा था, इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से ये एकदम डिफरेंट, इसका यू नो एडेप्ट अलग तरीके से हुआ था। जो दूसरा है सी वाला, वो एकदम डिफरेंट टाइप का हो गया। तो ये हो क्या रहा है, देखो, एक ही पॉपुलेशन में ऑल्दो दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, बट फिर भी वहां पे आपको वेरिएशन दिखने को मिल रही है। दिस इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन।
ठीक है, तो ये दिखाती है बेटा कॉमन एंसेस्ट्री। ये मैं आपको आगे जाके कल के क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। नाउ कमिंग टू एनालॉगस ऑर्गन्स, तो होमोलॉगस का एकदम ऑपोजिट है एनालॉगस ऑर्गन। हियर द ऑर्गन्स हैविंग सिमिलर फंक्शन, ओके, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन। वहां का बिल्कुल ऑपोजिट, यहाँ पे सिमिलर फंक्शन है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन है। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं एनोलॉजी, ठीक है, या फिर एनालॉगस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल बेटा इन दोनों को याद रखो, देखो इन दोनों की दोस्ती हो रही है पेंगुइन की, ओके, तो पेंगुइन और डॉल्फिन की, तो ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स फॉर्म्ड ऑफ थिन फ्लैप ऑफ काइटिन। दूसरा है विंग्स ऑफ बर्ड। देखो बेटा आपको पता होगा ना विंग्स ऑफ इंसेक्ट, जैसे चींटी को पर आना कहते हैं, ओके, एक सीजन होता है उनका भी, हर हर टाइम पे आपको वो देखने को नहीं मिलते। जैसे आपकी लाइट होती है ना घर पे, तो उसके अतराफ वो क्या कहते हैं, वो मटर गश्ती करते रहते हैं, उधर घूमा इधर घूमा। उनके पास बहुत पतली काइटिन की एक थिन फ्लैप होती है, जिसको भी यूज करते हैं कि उड़ने के लिए, ओके। तो जब ये यूज करके उड़ लिया तो दूसरे दिन ये मर जाएंगे, ओके, मर जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये अपना फंक्शन तो फुलफिल कर रहे हैं ना, जो थिन फ्लैप ऑफ काइटिन है वो यूज हो रहे हैं, विंग्स की तरह यूज हो गए और फिर दूसरे टाइम में मर गए। शायद आपको पता होगा, इसके ऊपर कहावत भी है, ठीक है, चींटी को पर आ गई तो मौत की निशानी है, ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट में और विंग्स ऑफ बर्ड, अब आप ये बर्ड पे कंपेयर मत कीजिए, ठीक है, बर्ड का तो ये एकदम लोकोमोटरी ऑर्गन है, ओके, आप ऐसा मत समझ को, हाँ ऐसा मत कहना कि फिर बर्ड को विंग आ गया तो मौत की निशानी है, नहीं भाई, वो उसका जीवन का क्या कहते हैं, वो एक तरीका है। क्यों कि उसके फिर उड़ना है, इसको फूड का सर्च करना है, शेल्टर का सर्च करना है, उसके बच्चों को फीड करना है, तो इसके लिए बर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखो बेटा फंक्शन तो सेम है, दोनों ही उड़ने के लिए काम आ रही हैं, बट यहाँ पे देखो जो इंसेक्ट का जो विंग है ना वो काइटिन का बना हुआ है, और विंग्स का जो है वो फोर लिम्ब से बना हुआ है। तो स्ट्रक्चर और ओरिजिन एकदम चेंज हो गया यहाँ पे, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल, ठीक है, फंक्शन सेम है, दोनों ही आंखों से देखते हैं, है ना, ऑक्टोपस भी अपनी आंख से देखता है, हम भी अपनी आंख से देखते हैं, लेकिन जो आंख बनी है ऑक्टोपस की वो उसके स्किन से बनी है, ओके, रेटिना कैसे बनी है, फॉर्म्ड फ्रॉम स्किन, इतनी इसकी मोटी चमड़ी होती है ना ऑक्टोपस की, तो उस मोटी चमड़ी से इसका बना है रेटिना। बट हम ह्यूमंस में क्या हुआ, तो रेटिना इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ब्रेन, एम्ब्रियोनिक ब्रेन से बनाए, तो क्या हुआ, ओरिजिन दूसरा। स्ट्रक्चर में भी देखो डिफरेंस है, यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है बहुत कुछ, ठीक है, सारा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है, ओके। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल, ओके। दूसरा पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये भी एक एग्जाम्पल है, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स, वो भी क्या है बेटा, फंक्शन सेम है, ठीक है। तो मुझे अब ना, मैं जब छोटी थी तो मुझे पेंगुइन्स बहुत ज्यादा पसंद आते थे। जब मैंने इनका थोड़ा बड़ी हुई तो रिसर्च किया कि हाँ भाई ये पेंगुइन है क्या चीज, तो देखो बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। मुझे जो ह्यूमंस है ना, जो ह्यूमंस हैं वो एक ऐसी स्पीशीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है सिर्फ यू नो रिप्रोड्यूस करने के लिए नहीं, बट फॉर द प्लेजर, but for the pleasure also they do the sexual intercourse. Another category of organisms जो धरती पे एकमात्र है वो पेंगुइन है। पेंगुइन भी रिप्रोड्यूस सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं करती, बट फॉर द सेक्सुअल प्लेजर, ओके। तो ये एक वो ऑर्गेनिज्म है, और इसको आप निकाल के आपको देखने में बहुत क्यूट लगते हैं, ठीक है, आप अगर निकाल के दूसरी जगह पर डालोगे तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं करेंगे, मर जाएंगे। और ये डांस करते हैं, शायद आपने देखा होगा हैप्पी फीट, ऐसे करके कुछ हॉलीवुड मूवीज हैं, ये जब खुश हो जाते हैं तो नाचते हैं, डांस करते हैं, बहुत कुछ, ठीक है। तो इनका जो ये फ्लिपर्स है ना, ये पानी में जब ये रहते हैं कुछ टाइम तक तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है, और ये यूज करते हैं उनका डांस करने के लिए, और फिर वो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे डॉल्फिन्स भी देखो सेम चीज, स्विम करने के लिए, फिर ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ये सब चीजें हो रही हैं, बट ओरिजिन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर्स आर बिट डिफरेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट एनोलॉजी। हाँ, और एक एग्जाम्पल बेटा, कंपेयर टू प्लांट्स, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। अब मुझे बोलोगे कि हाँ मैम इसमें फर्क ही क्या है, बेटा फर्क ज्यादा है नहीं। स्वीट पोटैटो भी स्टार्च स्टोर करता है, पोटैटो भी स्टार्च स्टोर करता है, दोनों ही अंडरग्राउंड है, दोनों ही अंडरग्राउंड है, ठीक है, बहुत स्टार्ची मटेरियल है। बट प्रॉब्लम इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, जो स्वीट पोटैटो है वो मॉडिफाइड रूट है,
और जो पोटैटो है वो मॉडिफाइड स्टेम है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आया, डिफरेंस कहाँ पे आया, इन देयर ओरिजिन, ओरिजिन में प्रॉब्लम है। और थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में भी देखो, इसका कलर कैसा है, लंबा लंबा सा है, ये मोटा मोटा भद्दा सा है आलू, ठीक है। तो ये हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्रेकिए ऑफ इंसेक्ट्स। ओके, जो ट्रेकिए होता है ना, तो हमारा हम ह्यूमंस में भी होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। तो ट्रेकिया जो प्रेजेंट है ना इंसेक्ट्स में, वो किससे बना, एक्टोडर्म से बना। अब जो बच्चा मुझे पूछेगा मैम एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्या है, तो मैं बेटा सच में मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाने वाली हूँ, क्योंकि हमने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ के आई है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग ने पढ़ के आया है ना बेटा। वहां पे हमने देखा था 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स बने थे, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। नर्वस सिस्टम बना था, डाइजेस्टिव सिस्टम बना था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना था, किडनी, नेफ्रॉन्स बने थे, सारी चीजें इन्हीं 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से बनी है ना। ओके, तो यहाँ पे देख लो, जो इंसेक्ट्स का ट्रे क्या है वो एक्टोडर्म से बना है, और लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स जो हम वहां उस कैटेगरी में आते हैं तो एंडोडर्म से बना है। तो अगेन ओरिजिन इज डिफरेंट एंड इवन द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू बायोकेमिकल एविडेंसेस। ओके, कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं वो बायोकेमिकल भी हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, ऑर्गेनिजम्स शो सिमिलैरिटीज इन प्रोटीन्स। ओके, प्रोटीन्स में सिमिलैरिटी दिखती है, जैसे आप कोई भी एक बैक्टीरिया ले लो या वायरस ले लो या हम ह्यूमंस ले लो, तो कई कबार ना प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड से बनी होती है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड से होती है, बहुत वेराइटी के प्रोटीन्स भी होते हैं, बट आपको सिमिलैरिटीज तो देखने मिलेंगी, दैट आई एम श्योर ऑफ। सारे अगर सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ कि हाँ भाई 100% ये एकदम सेम है, ऐसे नहीं कह सकती मैं, बट सिमिलैरिटीज होते हैं। जैसे बैक्टीरिया में कुछ अमीनो एसिड है, जैसे सेरीन है समझो, तो ह्यूमंस में भी होता है, वेलाइन होता है, ठीक है। फिर ऐसे करके होते हैं। नाउ जीन्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म, तो ये सारा जो इंडिकेट करती है, ये क्या इंडिकेट करती है बेटा, कॉमन एंसेस्ट्री। ओके, तो सेंट्रल डॉगमा देखने को मिलता है, ये सारा कुछ कॉमन एंसेस्ट्री शो करती है। इसके ऊपर बेटा यूजुअली क्वेश्चंस नहीं आते, बट याद रखो। ओके, ये स्लाइड यहाँ पे आ गया क्या, इसको मैं कल करने वाली थी, कोई बात नहीं। हम लोग बस 2 मिनट में ये थोड़ा देखते हैं, आप इसके ऊपर पढ़ के आना। अब आपका काम क्या है समझो, कल इसके बारे में मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। आपका काम है अब तक जो भी पढ़ाया गया है उसको एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़े और डीपीपी सॉल्व करो, मॉड्यूल क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज द प्रोसेस by which related species become less similar in order to survive and adapt in different environmental conditions. ओके, मैंने बताया ना, एक फादर है, फादर के 2 सन्स हैं, एक सन ए और सन बी, एकदम क्लोजली रिलेटेड है ना, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं, बट ये डिफरेंट बन गया। ये कैसा बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बन गया। ओके, मस्कुलर बन गया, और इसके बॉडी में हेयर्स बहुत ज्यादा है, ऐसा बन गया। और ये दूसरा कैसा बन गया, ये बहुत वीक, वीक जैसा लड़का है, ठीक है, एकदम प्रोटीन कम खाता है, और इसके इसके बॉडी में क्या होता है, बहुत लीन बॉडी है, बॉडी में बाल बहुत ज्यादा हैं, ओके, वेरी हाई नंबर ऑफ हेयर। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे देख लो, रिलेटेड स्पीशीज में जो है ये लेस सिमिलर हो जाते हैं। ओके, इवन तो भाई भाई होने के बाद लेस सिमिलर होते हैं, क्यों होते हैं, सरवाइव करने के लिए। तो अब आप मुझे बोलो, जो ए जो है ना, ये अच्छे से सरवाइव कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये अडेप्ट बेटर करेगा एनवायरमेंटल कंडीशन से। बस कुछ एग्जांपल से मैं समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे कोई ठंड के एरिया में चला गया, ठंड के एरिया में तो समझ लो ये स्ट्रांग है, मस्कुलर है, तो थोड़ा बहुत गर्मी ज्यादा होगी बॉडी में, और ये थोड़ा एक्सरसाइज करेगा तो बॉडी हीट से सर्वाइव हो पाएगा। अब ये बी के पास सिर्फ एकमात्र सोर्स क्या है, हेयर है। अब हेयर भी क्या करता है बेटा, थोड़ा बहुत थर्मिक रिएक्शंस में हेल्प, रिएक्शंस नहीं कह सकते, तो थर्मल कंडीशन में हेल्प करता है, तो बाल से बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है। बट सी एकमात्र ही है इसके पास सपोर्ट सिस्टम, इसके पास दो दो है, तो ऐसा करके चेंजेस होते हैं। तो कमिंग टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, इट इज अ प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड स्पीशीज become more similar in order to survive and adapt in similar environmental conditions. अब क्या होगा बेटा, अब समझ लो, अगेन एक फादर है, उस फादर के ट्विंस बच्चे हैं। ओके, ट्विंस बच्चे हैं, बच्चों का ए और वाई नेम है, ट्विंस बच्चे हैं। अब जो वाई बच्चा है ये चला गया चेन्नई में पढ़ाई करने के लिए, और जो वाई बच्चा है वो चला गया कश्मीर में पढ़ाई करने के लिए। हैं तो एक
फादर के ही बच्चे, लेकिन एक चेन्नई पे चला गया, एक कश्मीर पे चला गया। अब क्या करेगा, चेन्नई में बहुत गर्म इलाका है, ओके, बाजू ही मतलब अरेबियन सी है, वो क्या कहते हैं वो है, फिर यहाँ पे एकदम गर्म खाना, मछली बहुत ज्यादा खाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में ये वहां पे जाके अडेप्ट हो गया, ह्यूमिड कंडीशन, वहां पे जाके ये अडेप्ट हो गया। मतलब क्या हो गया, अनरिलेटेड स्पीशीज, जैसे समझ लो ये फादर के ट्विन्स हैं, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा ये रिलेटेड हो गया, ओके, ये रिलेटेड हो गया। अगर मैं आपको समझाऊं कि कोई ए है कोई बी है, ठीक है, बिल्कुल अनरिलेटेड है, बिल्कुल अनरिलेटेड है, ओके, बिल्कुल अनरिलेटेड, तो अब क्या होगा, एक चेन्नई पे चला गया, एक कश्मीर पे चला गया, तो यहाँ पे भी चेंजेस आ गए, ओके, बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस टू सर्वाइव। अब मुझे बताना ए फर्स्ट सिनारियो तो मैंने आपको समझा दिया। तो सेकेंड जो ट्विंस वाला सिनारियो था, ट्विंस वाला जो सिनारियो था, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर, ओके। जो वन मैंने एक्सप्लेन किया ना, मैं थोड़ा पहले कलर चेंज कर लेती हूँ, हर कुछ चीज रेड में दिख रही है, ओके। वन जो है वो डेफिनेटली डाइवर्जेंट है, क्यों? क्योंकि रिलेटेड स्पीशीज में जो भाई भाई हैं उनमें चेंजेस पहुंचे बिकॉज ऑफ सर्वाइव करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। अब मैंने दूसरा जो सिचुएशन बताया उसमें भी एक फादर है, दो ट्विन्स हैं, एक चेन्नई चला गया, कश्मीर चला गया, तो यहाँ पे भी चेंजेस पक्का दिखे। अब थर्ड कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, यहाँ पे ए और बी है, ये एकदम डिफरेंट पर्सन है, ये एक ही गांव के हैं लेकिन डिफरेंट पर्सन है, ए और बी से कोई नाता ही नहीं है, तो ये दोनों भी क्या करे गए, अलग अलग अनरिलेटेड स्पीशीज भी क्या हो गए, बिकम मोर सिमिलर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो अब क्या हुआ, जो ए और बी है ना बेटा, ये आप चेन्नई को भेजो या कश्मीर को भेजो, ये एक सिनारियो हो गया। अब दूसरा, और ये और बी को आप वापस और चेन्नई से कश्मीर पे लाके कहीं और खड़ा करोगे ना, तो यहाँ पे भी ये अडेप्ट हो जाएंगे, ओके, यहाँ पे अडेप्ट हो जाएंगे, तो दिस इज एक्चुअली कन्वर्जेंट, ओके, ये कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनरिलेटेड स्पीशीज या और ज्यादा सिमिलर हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक एरिया में सरवाइव करने के लिए और अडेप्ट करने के लिए। समझ में आ गई ये बात? आई होप दिस इज क्लियर, टाइम भी हो रहा है, ओके, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। जो सेकेंड मैंने बताया बेटा, ये कन्वर्जन नहीं है, ये डाइवर्जेंट है। मैं आपको चेक कर रही थी कि आप अटेंटिव है या नहीं, इवन तो किसी ने आंसर नहीं दिया तो मैं ही बता दी, ओके। जो 2 नंबर मैंने बताया ना बेटा, जो फादर ट्विंस, ये अगेन क्या है, ये डाइवर्जेंट है। 1 जो है ये भी डाइवर्जेंट है। जो मैंने 3 का यहाँ पे बताया ना, ए बी अलग गांव में चले गए, ये भी डाइवर्जेंट है। तो मैम आप कन्वर्जेंट कहाँ पे बताए? कन्वर्जेंट सिर्फ ये है बेटा, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, सिर्फ ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। अनरिलेटेड स्पीशीज एक एरिया पे आके सेटल हुए, अडेप्ट करे और उस एनवायरमेंटल कंडीशंस को अपने अंदर समा गए, ओके, दिस इज कन्वर्जेंट। बेटा ये एकदम ऑपोजिट है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। आई होप दिस इज क्लियर। इसके ऊपर कल और रिविजन होगा और चर्चा होगी। आई होप यू ऑल विल बी प्रेजेंट, ठीक है। और कल क्वेश्चंस लूंगी बेटा, कल क्वेश्चंस लूंगी, आज क्वेश्चन नहीं डाल सकी मैं ज्यादा, कल बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। कल की, कल नहीं एक्चुअली, फिर आगे आएगा थर्सडे, तो थर्सडे की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके। बेटा डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड बोर्ड, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। आपकी एनसीईआरटी में ना इस चैप्टर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस हैं जो कि बिल्कुल अनरिलेटेड है। मैं आपको बताती हूँ ना, एक सेंटेंस आपको बताती हूँ मैं आगे जाके, एक कहीं और जगह ने उसी ने कुछ बताया है, फिर उसका एक कॉन्ट्रास्ट कहीं और कुछ बताया है, ठीक है। पता नहीं, कभी कभार एनसीईआरटी भी खुद कंफ्यूज होके हम बच्चों को भी कंफ्यूज कर देती है, बट कोई बात नहीं, आई एम देयर टू गाइड यू। तो कल की मतलब जो थर्सडे की क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज डोंट मिस इट आउट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू ऑन थर्सडे, ओके, बाय बाय। Any doubts, Krishna and Astha? I hope there are no doubts.